दोस्तों, तो हमने लास्ट की जो वीडियो थी उसमें हमने जीएफआर का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम जीएफआर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे जो हमने लास्ट वीडियो थी उसमें हमने देख लिया था कहाँ तक, ये जो कि बिट सिक्योरिटी वगैरह है ये सबमिट होती है, इसके बारे में हमने पता किया था। इसके बारे में हम प्रोक्यूरमेंट ऑफ सर्विस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आपको कुछ बातें यहाँ पर याद रखनी है प्रोक्यूरमेंट ऑफ सर्विस के बारे में। जो कि सर्विस जो होती है 2 तरीके की होती है, एक होती है मतलब कंसल्टिंग सर्विस और एक होती है नॉन कंसल्टिंग सर्विस, ठीक है। ये जो सारी बातें हो रही हैं यहाँ ये कंसल्टिंग सर्विस के बारे में बात हो रही है। कंसल्टिंग सर्विस क्या होती है, जो कि नॉन फिजिकल होती है, ठीक है। जैसे कि प्रोजेक्ट स्पेसिफिक सर्विस है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह, किसी को एडवाइस वगैरह देना, ये सब जो है ये कंसल्टिंग प्रोफेस जो सर्विस है उसके अंडर में आती है। और इसमें कैसे इसे प्रोक्यूर किया जाएगा इसे देखिएगा। तो अगर 50 लाख तक की ये सर्विस है तो मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके आधार पर ही एक लिस्ट बना दी जाती है और शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, नॉट लेस देन 3, ठीक है। 3 से कम जो है यहाँ पर जो है जो सर्विस देंगे यहाँ पर नॉट लेस देन 3 मतलब बिडर्स वगैरह नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा अगर 50 लाख की बात करें तो ये जो लिस्ट जो बनेगी वो लिस्ट बनेगी जैम, सीपीपी और वेबसाइट के आधार पर बनेगी, जो कि जैम पोर्टल के आधार पर या जो सेंट्रल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। सीपीपी की फुल फॉर्म मैंने आपको पहले बताई थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आप जरूर याद रखिएगा। सीपीपी की फुल फॉर्म सेंट्रल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल, उसके आधार पर ये लिस्ट बनेगी, आपको याद रखना है। अब 50 लाख और 50 लाख तक मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन अपने आधार पर एक लिस्ट बना देती है, ठीक है। तो हमें याद रखना है। नेक्स्ट ये जो है इसमें QCBS का बहुत बड़ा योगदान है सर्विसेज में। क्वालिटी कॉस्ट बेस्ड सिस्टम, क्वालिटी जो है 80% रहनी चाहिए और कॉस्ट जो है 20% मतलब मायने रखती है इसमें। जो प्रोक्यूरमेंट होता है उसे करते समय क्वालिटी 80% और कॉस्ट 20%, इसका इस तरीके से इसमें मतलब इसे प्रोक्यूर करते समय इसका एक इस तरीके से ध्यान रखना है कि क्वालिटी उसकी ज़्यादा मायने रखती है और कॉस्ट कम। इसका परसेंट याद रखिएगा, कॉस्ट 20% और क्वालिटी 80%, ठीक है। ये है। उसके अलावा एक होता है LCS होता है लो कॉस्ट सिस्टम होता है। लो कॉस्ट सिस्टम में होता है कि जैसे जो रूटीन नेचर की सर्विस होती हैं उनके लिए जो है यहाँ पर ये लो कॉस्ट सिस्टम को फॉलो कर दिया जाता है। और जो अच्छे नेचर की जो सर्विसेज हैं जिनका क्वालिटी बेसिस पर है, इनका क्वालिटी का बहुत बड़ा योगदान है, तो वो क्वालिटी कॉस्ट बेस्ड सिस्टम अपनाया जाता है। और एक होता है सिंगल सोर्स सिलेक्शन। सिंगल सोर्स सिलेक्शन मतलब ऐसा कोई इमरजेंसी हो गई या फिर कोई ऐसी सर्विसेज जो कि एक विशेष कंपनी ही देती है तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन कंसल्टिंग सर्विस। नॉन कंसल्टिंग सर्विस क्या होती हैं, ये होती हैं फिजिकली डिलीवर्ड जो होती हैं, जैसे मिजरेबल होती हैं, मतलब वो मिजरेबल होती हैं, मेंटेनेंस, हायरिंग ऑफ व्हीकल, ये जो सर्विस होती हैं ये नॉन कंसल्टिंग सर्विस कहलाती हैं। इन्हें गुड्स की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। गुड्स की तरह ट्रीट किया जाता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अप टू 50 लाख 50 लाख तक जो है इसमें लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी होगी और मोर देन 3 बिडर्स होने चाहिए। और 50 लाख के ऊपर जो है ओपन टेंडर इंक्वायरी होगी, जिसमें L1 मतलब लो जो है कॉस्ट वाले को उसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, ये सर्विस के बारे में इतना ही है, ठीक है। प्रोक्यूरमेंट ऑफ सर्विस, ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में क्या होता है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट। यहाँ से भी थोड़ा सा क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान से देखिएगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, इसमें है मेंटेन सेपरेट लिस्ट एंड अकाउंट, इनका सबको एक सेपरेट लिस्ट बनेगा। ये जेफआर नंबर के याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जेफआर नंबर 22 फिक्स एसेट्स के लिए है, जेफआर नंबर 23 कंज्यूमेबल्स के लिए है, जेफआर नंबर 18 लाइब्रेरी बुक्स के लिए है, जेफआर नंबर 24 ये एसेट्स ऑफ हिस्टोरिकल या जो आर्किटेक्टिक नेचर की बुक्स वगैरह होती हैं उनके लिए है, ठीक है। इसमें क्या देखना है, जो भी फिक्स एसेट्स और जो कंज्यूमेबल आइटम हैं उनका जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा वो साल में एक बार होगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जो फिक्स एसेट्स जो हैं और कंज्यूमेबल जो आइटम है उनका फिजिकल वेरिफिकेशन साल में एक बार होगा। और जो लाइब्रेरी जो बुक्स हैं जो कि GFR 18 में बताया गया है, इसमें कहा कि जो 20,000 रुपये तक की जो किताबें हैं उनका वेरिफिकेशन एवरी ईयर होगा। 20,000 से 50,000 तक की अगर किताबें हैं तो उनका वेरिफिकेशन साल में 3 बार होगा, मतलब 3 साल में एक बार होगा, ठीक है। और 50,000 से ऊपर के मामले में सिर्फ 3 साल में एक बार वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। मतलब 20,000 तक की बुक्स में जो है एवरी ईयर होगा, बाकी इसमें क्या है 3 साल में एक बार वेरिफिकेशन होगा, ये हमें याद रखना है, ठीक है। सिंपल वेरिफिकेशन इसमें होगा, इस केस में सिंपल वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। इसके अलावा
मोड ऑफ डिस्पोजल। अब मोड ऑफ डिस्पोजल क्या क्या होता है? मोड ऑफ डिस्पोजल मतलब जो भी वेस्ट है उसे डिस्पोज करने का क्या क्या रूल्स हैं। तो यहाँ देखिएगा, लेस देन 4 लाख, अगर 4 लाख से कम का मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट वगैरह है या कुछ भी है जो भी वेस्टेज वगैरह होती है, उसको अगर वेस्ट करना है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी। और 4 लाख से ज़्यादा का अगर कोई वेस्टेज मटेरियल है तो उसके लिए क्या होगा, 4 लाख से ज़्यादा वाले के लिए ओपन टेंडर या फिर फॉरवर्ड ऑक्शन, इन दोनों में से कुछ भी किया जा सकता है। और ओपन टेंडर में बिड सिक्योरिटी 10% और फॉरवर्ड ऑक्शन जो होता है, जो कि सरकार बेचने के लिए जो भी वेस्टेज वगैरह होता है उसे यूज़ करती है, उसमें जो बिड सिक्योरिटी होगी वो 25% रहेगी, ठीक है। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो 1923 का ध्यान रखा जाएगा कि कोई ऐसा करेंसी स्टैम्प या फिर कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इसमें ना जाए, ये सब चीज़ में ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करते हैं, चैप्टर 8, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। आर्टिकल 299 ये क्या बताता है? बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट के लिए इश्यू किया जाता है, ठीक है। इसमें याद रखने वाली कौन सी बात है? याद रखने वाली आपके लिए इसमें आपको ये बात याद रखना है कि जो परचेज जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, अगर परचेज मान लीजिए 2.5 लाख तक का है तो जो परचेज ऑर्डर जो है वही कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये जो 1 से 10 लाख तक का कोई वर्क है कॉन्ट्रैक्ट में, तो जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो होता है वही कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, ठीक है। 1 से 10 लाख के बीच में जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो होता है, ठीक है, कि एक्सेप्ट कर लिया गया है कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा या फिर जो कंपनी के द्वारा कि हाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है काम करेगा, तो एक्सेप्टेंस लेटर जो होता है वही कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। और अप टू 10 लाख के बारे में आपको क्या है, यहाँ पर एक 1 पेज का अलग से कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। 1 पेज में यहाँ पर पेपर कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि 1 पेज का बनाया जाता है, ठीक है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट मोर देन 25 लाख है तो एक कॉपी जो होती है कॉन्ट्रैक्ट की वो ऑडिट ऑफिसर्स के लिए, ऑडिट अकाउंट ऑफिसर के लिए भेज दी जाती है, ठीक है। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के 21 डेज में जो है कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कितने दिन में? 21 डेज में लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के जब एक्सेप्ट हो जाएगा उसके बाद उसके 21 दिन में जो है कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ड्यू डेट जो होती है कॉन्ट्रैक्ट के, जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उसके ड्यू डेट के बाद सिर्फ 3 साल तक ही क्लेम किया जा सकता है। अगर 3 साल हो गए तो उसके बाद में कोई क्लेम नहीं होगा, ठीक है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो कोई क्लेम फिर नहीं कर सकता 3 साल खत्म होने के बाद में, याद रखिएगा। और सक्सेसफुल बिडर जो होता है उसके लिए EMD जो कि हमने यहाँ पर भी बात की थी 25%, तो यहाँ पर जो है 25% सिक्योरिटी है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा EMD के लिए ये कितने हैं? 25% है। इसके अलावा अब यहाँ पर जो है आपका ये जो रूल जो है यहाँ पर EMD की फुल फॉर्म पर ध्यान रखिए, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट इसकी जो है फुल फॉर्म होती है, ठीक है। सक्सेसफुल बिडर जो होता है वो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट 25% होता है जो भी कॉन्ट्रैक्ट का है, ठीक है। और इसमें अब इतना ही है, GFR में इतने से ही क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मैंने आपके लिए यहाँ पर करा दिया। और इसमें कुछ HOD कौन होगा, तो इसमें नॉट बिलो US, अंडर सेक्रेटरी से नीचे लेवल का HOD नहीं होगा, ये इसके फुल फॉर्म में लिखा हुआ है। और इसके अलावा कैपेक्स क्या होता है, तो मेंटेन लॉन्ग टर्म और फिजिकल एसेट्स जो होती हैं कैपेक्स कहलाता है। एपेक्स मतलब ओकेशनली आइटम जो मंगाए जाते हैं कभी कभी डिपार्टमेंट में, जैसे चेयर वगैरह या कुछ भी है, ओकेशनल जो होते हैं फंक्शन वगैरह उसमें मंगा लिए जाते हैं, उससे संबंधित है ये एपेक्स। और इसके अलावा कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे एसोचैम की है, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। LPC जैसा कि हमने बात की लोकल परचेज कमेटी बनती है, ठीक है। हमने इसमें पीछे बात करी थी कि लोकल परचेज कमेटी बनती है, और जो कि GFR रूल 155 के तहत हमने बात करी थी। 155 के तहत लोकल परचेज कमेटी बनेगी 50,000 से 5 लाख तक के, और कोई जो सामान है खरीदना हो और जो कि जैम पर ना हो उसके लिए, ठीक है। इसके अलावा SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल ये होता है जो कि पब्लिश वगैरह जो होता है पब्लिशिंग उसके लिए करता है। इसके अलावा KVIC खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन और NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेल, ये आपको फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ आप और याद रखिएगा, अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो अगर मान लीजिए कोई हैंडलूम या टेक्सटाइल बाई करता है तो वो 20% जो है इसी से KVIC से 20% जो है उसे KVIC मतलब खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन से खरीदना होगा, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वगैरह मैंने आपको बताई दी कितनी होती है,
परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आप याद रखिएगा कितनी होती है। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 3 से 5% होती है। और इसके अलावा एक थी बिट सिक्योरिटी, ठीक है, एक थी बिट सिक्योरिटी जो कि 2 से 5% बताई थी मैंने आपको, ठीक है, 2 से 5% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 3 से 5% आपके लिए यहाँ पर बताई थी, ठीक है। और इसके अलावा और इम्पोर्टेंट चीज़ एडवांस पेमेंट की एक चीज़ थोड़ा मैं और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस वगैरह का कोई काम हो रहा है या, ठीक है, या फिर कोई टर्ंकी कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि एडवांस वगैरह दिया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा, तो उसमें क्या होता है, तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है तो उसे 30% एडवांस दे दिया जाता है। बट अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो उसे 40% तक एडवांस दे दिया जाता है। काम और कोई टर्ंकी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला है, तो उसको रिगार्डिंग से आप ध्यान रखिए। गवर्नमेंट कंपनी के लिए 40% एडवांस दिया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा, और कोई प्राइवेट अगर कंपनी है तो उसके लिए 30% एडवांस दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका GFR रूल ख़त्म होता है और एक 11 मिनट की लगभग वीडियो हो चुकी है और हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हमने इसमें कौन कौन सी रूल्स कंप्लीट कर लिए ज़रा आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। हमने कंडक्ट रूल कंप्लीट कर लिया, कंडक्ट रूल पढ़ लिया। इसके बाद में पेंसिल रूल हम पढ़ चुके हैं, बस एक वीडियो उसकी और आएगी, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, अन्यथा एक एक वीडियो में ही इसे कवर किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा GFR भी कंप्लीट कर लिया हमने ये। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या, लीव रूल और CSMOP, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पढ़ने के बाद में लगभग आपका 50% सिलेबस कवर होगा। उसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट रह जाएंगे, CCA, उसके लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।